स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है न्यायपालिका। इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो पिछले साल मतलब जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है न्यायपालिका क्या है, ठीक है। न्यायपालिका का अर्थ आपने बताना है यहाँ पे। तो देखिए, न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका एक संस्था है ना, जिसका काम क्या है, न्याय करना, ठीक है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है और इसका मुख्य काम क्या है, न्याय करना। तो न्यायपालिका में आप ये दो बातें आप बता दें कि न्यायपालिका जो है सरकार का तीसरा अंग है और इसका प्रमुख काम क्या है, न्याय करना, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है न्यायिक पूर्वावलोकन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, पुनर्वालोकन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा से जांचना, किसी चीज़ को दोबारा से देखना, जांच करना, है ना। अब इसमें क्या होता है कि सरकार ने क्या किया, किसी कानून को बनाया, ठीक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कर सकती है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की जो संवैधानिकता है उसकी जांच कर सकती है। मतलब ये देख सकती है कि ये जो प्रावधान है वो कहीं संविधान के विपरीत तो नहीं है। जो कानून बनाया गया है वो संविधान का जो मूल ढांचा है ना, उसके विपरीत तो नहीं है। इस चीज़ के जांचने के बाद अगर वो कानून संविधान के मूल जो ढांचा है या जो प्रावधान है उसके अगर विरुद्ध होगा ना, तो उस कानून को क्या कर सकती है, गैर संवैधानिक घोषित करके उसको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। यही न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है एक तरीके से न्यायपालिका की। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है न्यायिक पूर्वावलोकन तथा रीट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो न्यायिक पूर्वावलोकन जो है उसके बारे में बताना है और रीट के बारे में बताना है। तो देखिए, न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है, विधायिका जो द्वारा जो भी कानून पारित किया जाएगा, है ना, और संविधान की व्याख्या करती है। मतलब जो न्यायिक पूर्वावलोकन है एक तरीके से विधायिका द्वारा जो कानून पारित किया जा रहा है उसकी जांच करने की शक्ति ही क्या है, न्यायपालिका की पुनर्वावलोकन की शक्ति कहलाएगा एक तरीके से। और जो रीट है एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जारी किए जाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कुछ आदेश जारी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीट बोलते हैं, ठीक है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन तो हम ऊपर ही वैसे समझ गए थे कि किसी भी कानून की जांच करना, जांच पड़ताल करना। और रीट एक तरीके से मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय कुछ आदेश जारी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है ना, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा कठिन है, एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता है। देखिए, कदाचार साबित हो जाए, मतलब कदाचार यानी कि कह दो कि वो अपनी मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं, या फिर अयोग्यता, मतलब कि अब वो अपने इस पद के योग्य नहीं है, अयोग्य हो चुके हैं वो, ठीक है। तो कदाचार और अयोग्यता की दशा में उनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, महाभियोग लगाना पड़ता है, संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत हासिल करना पड़ता है ना। न्यायाधीश के विरुद्ध जो भी आरोप है उस पर संसद में एक विशेष बहुमत मिलना चाहिए, जब भी जाके न्यायाधीशों को, जो भी न्यायाधीश है उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया थी, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन कीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल पिरामिड के आकार की है। देखिए, पिरामिड बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सभी जो भी न्यायपालिका की जो भी संरचना है उसका वर्णन भी किया गया है। देखिए, सबसे ऊपर आता है आपका उच्चतम न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट आता है जो कि एक है, दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है उच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्चतम न्यायालय हो गया, ठीक है, जो कि है इसकी संख्या 25। ये हर एक राज्य में वैसे होता है, ठीक है। कुछ राज्यों का जो है संयुक्त है, जैसे कि आप पंजाब हरियाणा
की हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में है एक तरीके से उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो कुल मिला के 25 है। उसके बाद उच्च न्यायालय के बाद आता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है आपका, जो कि प्रत्येक जिले में एक होता है, ठीक है। और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हम ग्राम न्यायालय भी बोल देते हैं इसको, ग्रामीण स्तर पे होता है। सभी गांव वगैरह में कुछ एक तरीके से कोर्ट जो बना होता है उसको हम ग्राम न्यायालय बोलते हैं। तो ये हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना जो है वो पिरामिड अनुसार समझाया गया है। उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुत क्षेत्राधिकार या उन कह सकते हैं कि उनके पावर, वहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मौलिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है कि भाई मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ और राज्य सरकार के बीच में जो भी तनाव के मुद्दे हैं, है ना, विवाद के जो मुद्दे हैं, उसको निपटाने का काम करती है सर्वोच्च न्यायालय। ये हो गया मौलिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद है अपीली क्षेत्राधिकार, यानी कि जो निचली अदालत जो है ना, निचली अदालत या अधीनस्थ अदालत के जो मुकदमे हैं, जैसे कि दीवानी मुकदमे हैं, दीवानी मैंने आपको बताया था कि भाई ज़मीन वगैरह से जुड़े हुए जो भी दावेदारी के मुद्दे हैं, फौजदारी यानी कि आपराधिक मुद्दे जो भी है, मामले हैं, उन सभी जो भी ये मुद्दे अगर अधीनस्थ न्यायालय में है ना, तो अपील के माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने पास इन मुकदमों को मंगा सकती है ना, इस पर सुनवाई कर सकती है। इसके बाद है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब सलाहकारी क्षेत्राधिकार में क्या है कि जनहित के जो भी मामले हैं या जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उस पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि भाई ये कानून सही है या ये कानून गलत है, जो भी अपना राय दे सकता है ना। इसके अलावा रीट संबंधित क्षेत्राधिकार भी है भाई। रीट मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया था कि हमारे मौलिक अधिकार के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय क्या करता है, कुछ रीट जारी करता है ना, जो मतलब एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना, परमादेश हो गया, निषेधादेश हो गया। तो ये सब क्या है? रीट है, जिसके माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। अगर आप चैप्टर की वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें समझा भी रखा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जनहित याचिका। इसके अलावा यार आप ना चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देख लें। चैप्टर की वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। आपको ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को भी ध्यान से समझें, ठीक है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वह जनहित याचिका। जनहित याचिका के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की चर्चा करनी है, विवेचना करनी है, ठीक है, कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है। जनहित याचिका आपको पता है कि जनहित याचिका में क्या होता है कि जनहित के जो भी मुद्दे होते हैं, मतलब इसमें ना अदालत में कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति जो है ना, उसके केस को लेकर या उसके मतलब मामले को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति अदालत में जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं जनहित याचिका। कहीं ना कहीं जनहित के लिए है ये, गरीब लोगों के हित के लिए जनहित याचिका की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो जनहित याचिका क्या है? गरीबों को न्याय दिलाने में बड़ा मदद करता है भाई। तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष लिखे गए हैं, हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं भाई। देखिए, सकारात्मक पक्ष में क्या लिखा गया है कि भाई गरीबों को न्याय मिल सकता है जनहित याचिका की मदद से, ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी गरीबों की समस्या को देख के, उनकी पीड़ा को देख के न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है ना। इसके अलावा न्यायालय को लोकतांत्रिक बनाने और कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने पर विवश कर देता है। जो भी कार्यपालिका है उसको अपना काम करने के लिए, अपने जो भी उनके उत्तरदायित्व है उसको निभाने के लिए कहीं ना कहीं कार्यपालिका को क्या कर देता है, ये जनहित याचिका विवश कर देता है। इसके अलावा चुनाव प्रणाली को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयत्न किया है इसने, जनहित याचिका ने। मतलब इसमें क्या है कि भाई जो भी लोग हैं उनको एक तरीके से, अगर कोई चुनाव में कोई प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है ना, प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, तो उसको अपनी जानकारी देनी पड़ती है हम लोगों को। तो इससे क्या हुआ है कि भाई चुनाव बहुत ज़्यादा स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गया है। तो ये तो सकारात्मक पक्ष हो गए। अब हम नकारात्मक पक्ष की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जनहित याचिका से क्या हुआ, न्यायपालिका पर क्या है, कार्य का जो बोझ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब छोटे छोटे मुद्दे पे भी लोग क्या करते हैं, सीधा न्यायालय चले जाते हैं और मतलब गरीबों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जाते हैं। तो इससे क्या है कि केस का जो मतलब वो है, एक तरीके से बोझ जो है ना वो न्यायपालिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के मध्य फ़र्क धुंधला हो गया है। मतलब कि अब ये पता नहीं चल रहा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्रदूषण जैसे मुद्दों की हमने बात की थी, तो प्रदूषण जैसे जो समस्या है उसका समाधान करने का हक
जो मतलब हक है या फिर एक तरीके से कह दें कि उत्तरदायित्व जो है वो कार्यपालिका की है। लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से क्या करते हैं लोग, कहाँ चले जाते हैं, न्यायपालिका के पास चले जाते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, न्यायपालिका का समय बर्बाद हो रहा है और ये भूमिका कार्यपालिका की है। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तीसरा पॉइंट दे रखा है कि न्यायपालिका उन समस्याओं में उलझ गया जिन्हें कार्यपालिका को सुलझाना था। ऊपर वाले पॉइंट को ही नीचे समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनहित याचिका के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि अनुच्छेद 32 तथा 226 के बारे में बताइए। ये आपके इस चैप्टर में दो अनुच्छेद की बात की गई है, एक तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्या है। देखिए लिखा क्या है नीचे, अनुच्छेद 32 पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 32, न्यायपालिका रीट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करती है ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि रीट संबंधित जो अनुच्छेद है, मतलब रीट जारी करने का जो अधिकार न्यायपालिका को मिलता है वो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 32 की मदद से मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम अनुच्छेद 226 को देख लेते हैं। क्या लिखा है, उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, मतलब उच्च न्यायालय को भी रीट जारी करने का हक मिला है 226 अनुच्छेद के अंतर्गत। किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, उसे लागू होने से रोक सकती है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है रीट जारी करने का अनुच्छेद 226 की मदद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, न्यायपालिका की जरूरत बताना है आपको कि भाई हमें न्यायपालिका की जरूरत है क्यों। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि भाई न्यायपालिका एक संस्था है जो न्याय करती है। तो भाई न्याय करने के लिए हमें एक संस्था की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे देश में क्या कौन है, न्यायपालिका है। न्याय करने का सभी कार्य करती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष और विवादों को सुलझाती है, समाधान करने का काम करती है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो भी संघर्ष हो रहे हैं उसका समाधान करती है। संविधान की व्याख्या करती है ना। अगर कोई सरकार संविधान के विरुद्ध एक तरीके से कानून बनाए तो कहीं ना कहीं संविधान के बारे में लोगों को बताना, उसके जो भी प्रावधान है उसको समझाना किसका काम है, न्यायपालिका का। इसके अलावा जब भी वो केस वगैरह होता है, कोई मुकदमा चलाया जाता है, तो उस समय भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है वो संविधान की व्याख्या करती है ना। इसके अलावा संविधान की रक्षा करती है। ठीक है, संविधान की रक्षा में वही आप बता दें, सेम ही बात है कि भाई कोई अगर सरकार संविधान के जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ कोई कानून बनाने की कोशिश करता है तो न्यायपालिका उसको रोकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप न्यायपालिका की आवश्यकता में बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब न्यायपालिका ना बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करे, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, किसी के पक्ष में रह के काम ना करे, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे ये काम हो सकता है ना। तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मतलब हम बहुत सारे कदम उठा सकते हैं या फिर उठाए भी गए हैं, जैसे कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के फैसले में हस्तक्षेप ना करें। विधायिका यानी कि संसद है, संसद के जो सदस्य है। कार्यपालिका यानी कि सरकार जो है वो क्या करे, न्यायपालिका के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप ना करे, दखल अंदाजी ना दे। ठीक है, इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग न्यायपालिका के कार्य और फैसले में दखल ना दे, वही सेम पॉइंट हो गया ये। ठीक है, इसके अलावा न्यायाधीश बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले दे। जो न्यायाधीश है न्यायपालिका के, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, वो बिल्कुल भेदभाव से स्वतंत्र होकर और बिल्कुल निष्पक्ष यानी कि किसी के पक्ष में होकर फैसले ना सुनाए। ठीक है, इसके अलावा न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे देश में क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो विधायिका है और कहीं ना कहीं उसको शामिल, जो एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में जो विधायिका के जो सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा वकालत का अनुभव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, वकालत का अनुभव होगा जब भी वो न्यायाधीश बन सकता है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। निश्चित यानी कि जो भी उनका जो समय काल है, अपने समय काल तक अपनी सेवा देते हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। 10 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड
कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा यार चैप्टर की वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। चैप्टर की वीडियोस को मैंने दो पार्ट में सभी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को मैंने 2 पार्ट्स में समझा रखे हैं। तो चैप्टर की वीडियो को आप लोग देखते रहे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप देख ले ताकि आपको पता लग जाए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।